हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का सटीक विश्लेषण, जो कि आपके इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, इसका राइट आंसर होगा विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य, जिसे हम विधायक एमएलए कहते हैं, बनने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 यानी आर्टिकल 173 में विस्तार से योग्यताएं दी गई हैं। यहाँ विधानसभा सदस्यता के लिए निर्धारित मापदंडों का विस्तृत विवरण नीचे देखने को मिलेगा। पहला है न्यूनतम आयु, यानी कि मिनिमम एज क्या होना चाहिए। तो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। यह आयु सीमा लोकसभा यानी देश की संसद का निचला सदन के समान ही होता है। नागरिकता और शपथ यानी सिटीजनशिप एंड ओथ, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना अनिवार्य होता है। चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष उसे संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है मतदाता सूची में नाम, यानी कि वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। उम्मीदवार का नाम उस राज्य के किसी भी विधानसभा सीट की मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में दर्ज होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वह उसी सीट से चुनाव लड़े जहां उसका नाम दर्ज है। वह राज्य के किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट है लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी उम्मीदवार केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। यदि वह सरकारी कर्मचारी है तो उसे चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफा देना होगा। हालांकि मंत्री या मुख्यमंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। नेक्स्ट आता है मानसिक और इसमें वित्तीय स्थिति यानी मेंटल एंड फाइनेंशियल स्टेटस, इसके बारे में भी यह इम्पोर्टेंट होता है। तो व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, सक्षम न्यायालय द्वारा उसे विकृत चित्त घोषित न किया गया हो। वह दिवालिया यानी बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कानूनी योग्यता यानी लीगल डिस्क्वालिफिकेशन। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कुछ अतिरिक्त शर्तें भी इसमें प्रावधान हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 वर्ष या उससे अधिक की जेल की सजा हुई है तो वह सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें उसे भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त न किया गया हो। महत्वपूर्ण अंतर विधानसभा बनाम विधान परिषद। भारत के कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आदि में 2 सदन होते हैं। टोटल 5 राज्यों में 2 सदन हैं। विधानसभा की बात करते हैं जिसको लोअर हाउस निचली सदन कहा जाता है। आयु 25 वर्ष, इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद की बात करते हैं जिसको उच्च सदन अपर हाउस बोला जाता है। इसमें आयु 30 वर्ष होना चाहिए और इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से यह चुने जाते हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। लोकसभा जिसको निचला सदन बोला जाता है, राज्यसभा जिसको ऊपरी का सदन बोला जाता है। इन दोनों की संरचना और शक्तियों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो दोनों सदनों का विस्तृत तुलनात्मक इक्विवेलेंट देखेंगे। संरचना और चुनाव प्रक्रिया। विशेषता लोकसभा यानी लोअर हाउस और राज्यसभा जिसको अपर हाउस बोलते हैं। अन्य नाम जिसको नाम जनता का सदन, हाउस ऑफ द पीपुल राज्यों की परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसको बोलते हैं। यानी कि जनता का सदन लोकसभा को बोलते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, राज्यों की परिषद उसको बोला जाता है। लोकसभा में अधिकतम संख्या 550 है, वर्तमान में 543 है और राज्यसभा में 250 यानी वर्तमान में 245 सदस्य अभी वर्तमान में हैं। नेक्स्ट आता है चुनाव का प्रकार प्रत्यक्ष यानी जनता द्वारा सीधे वोट देकर चुना जाता है लोकसभा में, और राज्यसभा को अप्रत्यक्ष राज्यों की विधानसभा के सदस्यों यानी कि एमएलए के द्वारा चुना जाता है। कार्यकाल की बात करते हैं तो कार्यकाल 5 वर्ष समय से पहले भंग हो सकती है। यानी लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि अस्थाई सदन यानी राज्यसभा को अस्थाई सदन बोला जाता है, यह कभी भंग नहीं किया जा सकता और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। लोकसभा में न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा में 30 वर्ष होता है। नेक्स्ट आता है इसमें इसके मुख्य अंतर और कार्य की बात करते हैं तो लोकसभा शक्ति का केंद्र, इसे शक्तिशाली सदन माना जाता है क्योंकि सरकार बनाने के लिए यहाँ
बहुमत जो है अनिवार्य होता है। धन विधेयक, मनी बिल, बजट और धन से संबंधित कानून केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। राज्यसभा इन्हें केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, रद्द नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सरकार को जो है इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं इसमें राज्यसभा का जो है क्या क्या वर्किंग है। तो स्थायित्व की बात करते हैं। यह एक अस्थायी सदन है। इसे 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और नए सदस्य जो है यह चुने जाते हैं। विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व, यानी राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत यानी नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में निपुण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है राज्यों का संरक्षण। यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन न करे। नेक्स्ट आता है इसके प्रमुख पदाधिकारी जो है। इसके प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? तो इसमें जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है स्पीकर जिसको बोलते हैं, लोकसभा की कार्रवाइयों का संचालन करते हैं। संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट आता है सभापति यानी चेयरमैन। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन की बात करते हैं। तो लोकसभा सीधे तौर पर देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है और कानून बनाने के साथ साथ वित्तीय मामलों में प्रधान होता है। वहीं राज्यसभा राज्यों के हितों की रक्षा करती है और कानून पर जो पुनर्विचार करने का जो है यह मंच प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख की रचना किसने और किस भाषा में की है? तो यह प्रयाग प्रशस्ति के बारे में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी कहा जाता है, प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेखों में से एक है। इसकी रचना और भाषा का विवरण जो है नीचे बात करेंगे। पहले है रचना यानी ऑथर कौन था? तो इसकी रचना सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने की थी। हरिसेन समुद्रगुप्त के साधी विग्रहिक जिसको युद्ध और शांति के मंत्री के नाम से जो है जाना जाता था। नेक्स्ट है भाषा और शैली की बात करते हैं। तो लैंग्वेज और स्टाइल, यह भाषा जो है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। शैली की बात करते हैं। इसकी रचना चंपू काव्य शैली में की गई है, जिसका अर्थ है कि इसमें गद्य यानी प्रोज और पद्य यानी दोनों का मिश्रण है। गद्य और पद्य का दोनों मिश्रण देखने को मिलता है। लिपि की बात करते हैं तो इसमें प्रयुक्त लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। कौन सा लिपि है? तो ब्राह्मी लिपि है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जो है की फैक्ट की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति जो है इस शिलालेख में जो है गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की विजयी, उनकी नीतियों और उनके चरित्र का विस्तृत गुणगान किया गया है। इसी कारण इसे प्रशस्ति यानी प्रशंसा में लिखा गया लेख भी इसको जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को कहा जाता है। नेक्स्ट है स्थान। यह मूल रूप से कौशाम्बी में था, जिसे बाद में मुगल सम्राट अकबर द्वारा इलाहाबाद यानी प्रयागराज के किले में स्थापित जो है करवाया गया था। अन्य शासकों का उल्लेख की बात करें तो रोचक बात यह है कि इसी स्तंभ पर मौर्य सम्राट अशोक, मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर के लेख भी जो है उत्कीर्ण पाए गए हैं। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो इतिहासकार B.A. स्मिथ ने इसी शिलालेख में वर्णित समुद्रगुप्त की वीरता के कारण उन्हें भारत का जो है नेपोलियन कहा था। क्या कहा था? भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भोगली बिहू उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है? तो भोगली बिहू जो है उत्सव जो है इसका राइट आंसर भोगली बिहू, जिसे माघ बिहू भी कहा जाता है, भारत के असम या असम राज्य से संबंधित है। भोगली बिहू भारत के असम राज्य से संबंधित है। यह असम के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सवों में से एक है, जो फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भोगली बिहू की मुख्य विशेषताएं। तो भोगली बिहू की जो है मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? तो इसमें जो है यह जनवरी के मध्य में असमिया कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में मनाया जाता है। यह उत्तर भारत के मकर संक्रांति के समांतर होता है। अर्थ की बात करते हैं तो भोगली शब्द का अर्थ होता है भोग या प्रचुरता। यह त्यौहार खान पान और उत्सव का प्रतीक है, क्योंकि इस समय फसल कटाई के बाद अन्न के भंडार जो है भरे होते हैं। भेलाघर और मेजी उत्सव की पूर्व संध्या यानी उड़ुका पर जो है लोग बांस और पराली से भेलाघर यानी अस्थायी झोपड़ी और मेजी यानी बड़ी ऊंची संरचना बनाते हैं
और अगली सुबह स्नान के बाद मेजी को जलाकर अग्नि देवता की पूजा जो है इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है सामुदायिक भोज। उस उड़ुका की रात को लोग भेला घर में एक साथ बैठकर सामुदायिक भोज यानी ग्रैंड फीस्ट करते हैं। पारंपरिक व्यंजन की बात करते हैं तो इस दौरान पीठा यानी चावल के केक, तिल पीठा और नारियल के लड्डू और दही चूड़ा जैसे विशेष पकवान जो है इसमें बनाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें असम के 3 बिहू होते हैं। असम में साल भर में 3 प्रकार के बिहू जो है मनाए जाते हैं जो खेती के अलग अलग चरणों को दर्शाते हैं। रंगाली या बोहाग बिहू। रंगाली या बोहाग बिहू जो है यह अप्रैल महीने में मनाया जाता है। असमिया नववर्ष और बुवाई की शुरुआत जो है इसमें की जाती है। कोंगाली या कटी बिहू जिसको अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। फसल की सुरक्षा के लिए प्रार्थना का समय होता है। और नेक्स्ट इसमें आता है भोगाली बिहू या माघ बिहू जो जनवरी के महीने में फसल कटाई के बाद का उत्सव जो है यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन कौन सा है। तो भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में पूछा है तो इसका राइट आंसर भारत और रूस के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों को मुख्य रूप से इंद्र श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इंद्र शब्द दोनों देशों के नाम इंडिया प्लस जो है रसिया से जो है मिलकर बना है। ये अभ्यास थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों स्तरों पर जो है आयोजित किए जाते हैं। इंद्र जो है थल सेना यह पहला है। यह दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है। शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है 2003 में हुआ था। उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों और शांति स्थापना के लिए जो है आपसी समन्वय बढ़ाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। हालिया गतिविधि वर्ष 2025 में इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो है किया गया था। इंद्र 2025 का आयोजन। नेक्स्ट आता है इंद्र नेवी की बात करते हैं तो इंद्र नेवी जिसको नौसेना बोलते हैं यह दोनों देशों की नौसेना के बीच होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है। शुरुआत जो है इसका भी 2003 में किया गया था। नेक्स्ट आता है इसमें उद्देश्य की बात करते हैं समुद्री सुरक्षा, पनडुब्बी रोधी युद्ध, एंटी सबमरीन वारफेयर और समुद्री डकैती को रोकने के कौशल को साझा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। हालिया गतिविधि जो है मार्च अप्रैल 2025 में इसका 14वां संस्करण चेन्नई के तट पर जो है और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आता है एविया इंद्र जो है जिसको वायुसेना बोला जाता है। एविया इंद्र में जो है यह दोनों देशों के बीच वायुसेना के बीच होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास होता है। इसकी शुरुआत जो है वायुसेना का 2014 में किया गया था। उद्देश्य की बात करते हैं संयुक्त हवाई अभियानों, हवाई रक्षा जिसको एयर डिफेंस और मानवीय सहायता के लिए प्रशिक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य है। हालिया गतिविधि दिसंबर 2025 में भारतीय वायुसेना ने एविया इंद्र जो है 2025 की मेजबानी की जिसमें जो है सुखोई 30 MKI और तेजस जैसे विमानों ने जो है इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है इसमें जो है अन्य महत्वपूर्ण अभ्यास की बात करते हैं तो मिलन अभ्यास। मिलन जो है यह एक बहुपक्षीय मल्टीलैटरल नौसैनिक अभ्यास है जिसकी मेजबानी भारत करता है। फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में आयोजित मिलन 2026 में रूस ने भी अपने युद्धपोतों के साथ जो है इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है त्रिसेवा अभ्यास यानी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। 2017 से जो है भारत और रूस ने तीनों सेनाओं जैसे थल, जल और वायु को शामिल करते हुए एकीकृत इंद्र अभ्यास करना भी शुरू किया है जो सैन्य सहयोग के उच्चतम स्तर को जो है यह दर्शाता है। नेक्स्ट आता है इसमें तमिलनाडु के राज्यपाल और जो है सरकार के बीच विवाद का कारण क्या था। तो तमिलनाडु के राज्यपाल और सरकार के बीच विवाद का कारण तमिलनाडु के राज्यपाल, गवर्नर और राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बीच विवाद काफ़ी समय से चर्चा में रहा है। इस टकराव के मुख्य कारण संवैधानिक शक्तियों की व्याख्या और राजनीतिक विचारधारा में अंतर से जुड़े हुए हैं। इन विवादों के प्रमुख कारण जो है नीचे आगे देखेंगे। इसमें जो है पहला कारण है विधेयकों को मंजूरी देने में जो है देरी यानी कि बिल में डिले करना, यह सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा रहा है। राज्य सरकार का आरोप है कि विधानसभा द्वारा पारित कई महत्वपूर्ण विधेयकों को जो है राज्यपाल लंबे समय तक अपने पास रोक कर रखते हैं या उन पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं।
नीट बिल की बात करते हैं, मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट से तमिलनाडु को छूट देने वाला बिल एक प्रमुख उदाहरण था, जिसे राज्यपाल ने जो है वापस लौटा दिया था। नेक्स्ट आता है इसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। नवंबर 2023 और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई थी कि राज्यपालों को विधेयकों पर अनिश्चित काल तक बैठने के बजाय तुरंत जो है निर्णय लेना चाहिए। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय के कुलाधिपति यानी चांसलर की शक्तियां। परंपरागत रूप से राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में एक बिल पारित किया ताकि कुलपतियों यानी वाइस चांसलर की नियुक्ति की शक्ति राज्यपाल से लेकर राज्य सरकार को दी जा सके, और राज्यपाल की शक्ति को जो है इस शक्ति को कम करने वाले बिलों का विरोध किया, जिससे टकराव और बढ़ गया। नेक्स्ट है वैचारिक मतभेद, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स। राज्यपाल और सत्ताधारी दल डीएमके के बीच वैचारिक रूप से कई बार असहमति दिखी है। तमिलनाडु बनाम तमिलगम यानी राज्यपाल RN रवि ने एक बार सुझाव दिया था कि राज्य का नाम तमिलगम अधिक उपयुक्त है। इस पर राज्य में भारी विरोध हुआ, और क्योंकि तमिलनाडु नाम राज्य की भाषाई और संस्कृति पहचान का जो है प्रतीक है। द्रविड़ मॉडल की बात करते हैं। राज्यपाल द्वारा कुछ मौकों पर द्रविड़ राजनीति की आलोचना की गई, जिसे राज्य सरकार ने अपने शासन के मूल सिद्धांतों पर जो है हमला माना था। नेक्स्ट आता है विधानसभा का संबोधन, एड्रेस टू असेंबली। जनवरी 2023 में एक अभूतपूर्व घटना हुई जब राज्यपाल ने विधानसभा के अपने पारंपरिक भाषण के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जो सरकार द्वारा तैयार किए गए थे। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने एक प्रस्ताव पारित किया कि केवल सरकार द्वारा तैयार भाषण ही रिकॉर्ड पर रहेगा, जिसके विरोध में राज्यपाल सदन से वॉकआउट कर गए थे। नेक्स्ट आता है मंत्रियों की बर्खास्तगी और नियुक्ति। राज्यपाल ने एक बार भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे एक मंत्री सेंथिल बालाजी को एक पक्षीय रूप से बर्खास्त करने का जो है आदेश दे दिया था, जिसके बाद में उन्हें वापस लेना पड़ा। संवैधानिक रूप से राज्यपाल केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों की नियुक्ति या बर्खास्तगी कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति 2026 तक देखें इसमें तो हालांकि जो है समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद स्थिति शांत हुई है, लेकिन राज्यपाल की विशेषाधिकार शक्तियों जो है की सीमा को लेकर जो है बहस अब भी जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, हरिसेन जो है किस प्रसिद्ध शासक के दरबारी कवि थे? हरिसेन जो है इसका राइट आंसर हरिसेन गुप्त वंश के महान सम्राट समुद्रगुप्त के जो है दरबारी कवि थे। वे न केवल एक कवि थे बल्कि समुद्रगुप्त के साम्राज्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद साधी विग्रही की जो युद्ध और शांति के मंत्री पर भी जो है यह आसीन थे। हरिसेन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है आगे देखते हैं। इसमें प्रयाग प्रशस्ति जो है, प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं तो हरिसेन ने ही प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से जाना जाता है, की रचना जो है हरिसेन के द्वारा किया गया था। इसमें उन्होंने समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों और उनकी उपलब्धियों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। लेखन शैली की बात करते हैं तो उन्होंने इस शिलालेख को संस्कृत भाषा की चंपू काव्य शैली में जो है गद्य और पद का मिश्रण में जो है इसको लिखा है। नेक्स्ट आता है इतिहास का स्रोत। हरिसेन द्वारा लिखित यह प्रशस्ति आज गुप्त काल और विशेष रूप से समुद्रगुप्त के शासन काल को समझने का सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक जो है स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई के गठन में किन किन देशों ने सहायता की थी? यूएई के गठन में संयुक्त अरब अमीरात, यूएई का गठन जो है 2 दिसंबर 1971 को हुआ था। इसके गठन की प्रक्रिया काफ़ी जटिल थी और इसमें कई देशों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है सहायता किया था। यूएई के गठन में सहायक देशों और शक्तियों का विवरण नीचे देखेंगे। पहला सहयोग कौन किया था? तो ब्रिटेन जो है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो है पहला सहयोग किया गया था। ब्रिटेन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण और दोहरी रही। प्रारंभिक पहला 1968 में ब्रिटेन ने घोषणा किया कि वह 1971 के अंत तक खाड़ी क्षेत्र जो है ट्रूसियल स्टेट से अपनी सेनाएं हटा लेगा। इस घोषणा ने ही अमीरातों को एक साथ आने के लिए जो है प्रेरित किया। मध्यस्थता की बात करते हैं। ब्रिटिश राजनयिकों जैसे सर लुसियन एगर्टन ने विभिन्न अमीरातों के शासकों के बीच बातचीत कराने और उनके सीमा विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण तकनीकी और रणनीतिक जो है इसमें मदद की थी।
नेक्स्ट आता है कुवैत। कुवैत ने यूएई के गठन से जो है पहले और बाद में एक बड़े भाई की भूमिका निभाई थी। शिक्षा और बुनियादी ढांचा। गठन से बहुत पहले कुवैत ने इन अमीरातों में स्कूल और अस्पताल जो है बनवाए थे। राजनयिक समर्थन। कुवैत ने 7 अमीरातों को एक संघ के रूप में संगठित होने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके पक्ष को जो है मजबूत किया था। नेक्स्ट आता है इसमें सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है इसमें भी महत्वपूर्ण जो है यूएई का जो है सपोर्ट किया था, साथ दिया था। सऊदी अरब की भूमिका शुरुआत में कुछ सीमा विवाद जैसे अल बुरैमी विवाद के कारण चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन बाद में उसका समर्थन जो है निर्णायक रहा। क्षेत्रीय स्थिरता की बात करते हैं। सऊदी अरब का जो है संघ को मान्यता देना और समर्थन करना इस नए राष्ट्र की स्थिरता के लिए आवश्यक था। नेक्स्ट आता है इसमें चौथा देश जो है मिस्र था। मिस्र ने संघ के गठन के विचार पर जो है पुरजोर जो है समर्थन किया था। प्रशासनिक और कानूनी सहायता। मिस्र के विशेषज्ञों ने यूएई के प्रारंभिक संविधान को तैयार करने और प्रशासनिक ढांचा बनाने में तकनीकी सहायता प्रदान की थी। अन्य अमीरात कतर और बहरीन का प्रयास जो है, शुरुआत में यह योजना 9 अमीरातों का संघ बनाने का था, 7 वर्तमान यूएई के प्लस 2 कतर और बहरीन के। हालांकि जो है इसमें क्या हुआ कि कतर जो है और बहरीन ने बाद में स्वतंत्र देश बनने का फैसला किया, लेकिन उनकी प्रारंभिक भागीदारी और चर्चाओं ने 7 अमीरातों अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कुवैन, फुजैरा और बाद में रास अल खैमा को एकजुट होने का आधार जो है प्रदान किया था। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण नेतृत्व। देशों के अलावा व्यक्तिगत रूप से शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहियान जो अबू धाबी के शासक और शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम जो है दुबई के शासक की दूरदर्शिता और जो है आपसी तालमेल ने जो है इस संघ को जो है संभव बनाया, तब जाके जो है यूएई का जो है गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें यूएई कर्क रेखा पर जो है कौन सा महाद्वीप स्थित नहीं है। तो कर्क रेखा के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो है कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। यह रेखा कुल 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। वह महाद्वीप जो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है वह निम्नलिखित है। दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ये सभी जो है इससे जो है कर्क रेखा नहीं गुजरता है। कर्क रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है यह कर्क रेखा विश्व के 3 महाद्वीपों और उनके देशों से होकर निकलती है। एशिया महाद्वीप जिसमें भारत, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात से जो है यह कर्क रेखा गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से जो है मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, नाइजर से होकर गुजरती है। और उत्तरी अमेरिका में जो है मैक्सिको और बहामास से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो भारत में कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जो है यह गुजरती है। कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से। विषुवत रेखा जो है इक्वेटर दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप विषुवत रेखा या मकर रेखा के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर जो है कौन सा महाद्वीप स्थित नहीं है। भूमध्य रेखा के बारे में पूछा है तो भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर बोला जाता है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से विभाजित करती है। 0 डिग्री अक्षांश जो है इसको बोला जाता है। कुल 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। वह महाद्वीप जो भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है वह निम्नलिखित है। और 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो पहला उत्तरी अमेरिका है, दूसरा यूरोप है और तीसरा जो है महाद्वीप कौन सा है? तो तीसरा महाद्वीप जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर अंटार्कटिका आता है। भूमध्य रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा विश्व के 3 महाद्वीपों से होकर निकलती है जिसमें दक्षिणी अमेरिका में जो है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील देशों से होकर जो है यह गुजरती है। नेक्स्ट आता है इसमें अफ्रीका जो है यह गैबोन, कांगो और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया और सोमालिया से होकर गुजरती है। एशिया में जो है मालदीव से, इंडोनेशिया से और किरिबाती द्वीप समूह से जो है होकर भूमध्य रेखा गुजरती है।
कुछ रोचक तथ्य। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा जो है यह गुजरती है। भूमध्य रेखा पर स्थित देशों में वर्ष भर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए यह रेखा भारत से होकर जो है यह नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन सा है। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो है भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन, शक्तियों और कार्य प्रणाली का वर्णन किया गया है। यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का विवरण जो हम लोग देखेंगे। तो पहला आता है गठन और नियुक्ति। गठन और नियुक्ति जो है अनुच्छेद 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता और उन्हें हटाने की प्रक्रिया का जो है प्रोसेस का जो है उल्लेख किया गया है। किसमें? तो अनुच्छेद जो है 124 में किया गया है। नेक्स्ट आता है इसमें अनुच्छेद जो है 125 कहता है न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते से संबंधित अनुच्छेद 125 है। अनुच्छेद 126 जो है यह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति का प्रावधान इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 127 इसमें तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जज की नियुक्ति का जो है प्रावधान अनुच्छेद 127 में किया गया है। नेक्स्ट है न्यायालय की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र। नेक्स्ट है न्यायालय के शक्तियों और अधिकार क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद 129 है। 129 में सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय जिसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना है, इसका अर्थ है कि इसके निर्णय साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे और इसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 131 मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा सीधे सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 132 और 134 अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन जो है संवैधानिक, नागरिक और आपराधिक मामलों में अपील सुनने की शक्ति जो है यह अनुच्छेद 132 से 134 है। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका यानी स्पेशल लीव पेटिशन जो SLP बोलते हैं और सुप्रीम कोर्ट को देश के किसी भी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील सुनने का विवेकाधीन जो है यह अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति जो है यह अनुच्छेद 137 में है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति और अन्य संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी यानी बाइंडिंग होंगे। अनुच्छेद 143 कहता है सलाहकारी क्षेत्राधिकार यानी एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन जो है राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथ्य पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह जो है यह मांग सकती है। अनुच्छेद 145 न्यायालय की कार्यपालन प्रणाली के जो है नियम बनाना अनुच्छेद 145 में वर्णन किया गया है। एक नज़र में जो है मुख्य अनुच्छेद हम लोग जो है इसमें देखेंगे। इसमें जो है अनुच्छेद और विषय की बात करते हैं तो 124 जो है यह स्थापना और गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 129 जो है यह अभिलेख न्यायालय अवमानना और दंड पर संबंधित है। अनुच्छेद 31 जो है 131 केंद्र राज्य विवादों का निपटारा जो है अनुच्छेद 131 करता है। अनुच्छेद 137 जो है फैसलों का समीक्षा यानी कि रिव्यू करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 141 कानून की बाध्यता को जो है यह अनुच्छेद 141 प्रदान करता है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 143 जो है यह राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति जो है अनुच्छेद 143 प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें संसद के संयुक्त अधिवेशन की विशेषता के बारे में बताएं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 यानी आर्टिकल 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान किया गया है। यह एक ऐसी विशेष प्रक्रिया है जिसका उपयोग लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक यानी बिल को लेकर पैदा हुए गतिरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन की प्रमुख विशेषताएं जो है निम्नलिखित है। अधिवेशन बुलाने की शक्ति संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। जब कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाए और दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर दे या 6 महीने से अधिक समय तक लंबित रखे तब राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है बुला सकता है। अध्यक्षता की बात करते हैं प्रेसिडेंसी।
प्रेसिडेंसी जो है संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर द्वारा जो है किया जाता है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है अध्यक्षता करता है। यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति जो है इसका अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट है विशेष नोट की बात करते हैं तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता, क्योंकि वह किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है वोटिंग यानी निर्णय की प्रक्रिया। निर्णय की प्रक्रिया में संयुक्त अधिवेशन में निर्णय साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी से जो है लिया जाता है। चूंकि जो है लोकसभा की सदस्य संख्या 543 और राज्यसभा 245 से लगभग दुगनी है, इसीलिए संयुक्त अधिवेशन में आमतौर पर लोकसभा का पक्ष भारी रहता है और सरकार की जीत की संभावना जो है इसमें अधिक होती है। किन मामलों में संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है? सभी विधेयकों के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। इसके दो प्रमुख अपवाद हैं। कौन कौन से अपवाद हैं? तो धन विधेयक मनी बिल की बात करते हैं, इसमें लोकसभा को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है, इसीलिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है इसमें नहीं किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसे दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य होता है। इसमें गतिरोध होने पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान जो है उल्लेख नहीं है। अब तक का हिस्ट्री की बात करते हैं तो भारतीय संसदीय इतिहास में अब तक केवल 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाया गया है। पहला है दहेज निषेध विधेयक जो 1961 में बुलाया गया था। बैंकिंग सेवा आयोग जो है निरसन विधेयक जो है 1978 में बुलाया गया था। आतंकवाद निवारण विधेयक जो है पोटा जो है यह 2002 में बुलाया गया था। नेक्स्ट आते हैं संयुक्त अधिवेशन का कार्यक्रम जो है दोनों सदनों में गतिरोध पैदा होना। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी करना, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही का संचालन, उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक का फैसला होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ सूची में जो है कौन कौन विषय आते हैं? संघ सूची के बारे में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट सबसे महत्वपूर्ण है पर क्योंकि इस पर कानून बनाने का अन्य अधिकार केवल सांसद यानी पार्लियामेंट के पास होता है। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, मूल रूप से 97 शामिल हैं। ये विषय राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। संघ सूची के जो है प्रमुख विषय यानी कौन कौन सा विषय होता है? पहला रक्षा यानी डिफेंस, देश की सुरक्षा, थल सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित सभी मामले जो है रक्षा से यह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। विदेशी मामले फॉरेन अफेयर्स जो है अन्य देशों के साथ संधि समझौते और राजनयिक संबंध जो है यह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। युद्ध और शांति वार एंड पीस, किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा या शांति समझौता करना ये संघ सूची के अंतर्गत जो है यह आता है। नेक्स्ट है रेलवे की बात करते हैं। रेलवे पूरे देश में रेल नेटवर्क का प्रबंधन और संचालन करना ये संघ सूची का विषय है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे प्रमुख सड़कों का जो है निर्माण और रख रखाव ये संघ सूची का विषय है। शिपिंग और नौवहन, शिपिंग और नेविगेशन जो है समुद्री मार्ग और प्रमुख बंदरगाह जो है यह संघ सूची का विषय है। बैंकिंग भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और बैंकिंग क्षेत्र का नियमन जो है यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। मुद्रा और सिक्का करेंसी एंड कॉइन जो है नोटों की छपाई और मुद्रा का प्रबंधन भी करना जो है यह संघ सूची के अंतर्गत जो है यह आता है। नेक्स्ट है डाक जो है और तार, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, डाक सेवाएं और संचार के अन्य राष्ट्रीय साधन संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी, परमाणु शक्ति और खनिज संसाधनों का नियंत्रण संघ सूची के अंतर्गत आता है। बीमा, देश में बीमा क्षेत्र से संबंधित कानून भी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। जनगणना, देश की जनसंख्या की गणना का कार्य भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। इनकम टैक्स यानी आयकर, कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर लगाना भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। सीमा शुल्क की बात करते हैं। कस्टम ड्यूटी, आयात और निर्यात पर लगने वाले कर भी जो है यह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची की विशेषताएं, राष्ट्रीय एकता, ये विषय ऐसे हैं जिनमें पूरे देश में एक समान कानून की आवश्यकता होती है। इसकी सर्वोच्चता की बात करें तो यदि संघ सूची और राज्य सूची के किसी विषय पर टकराव होता है
तो केंद्र का कानून जो है प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट है अवशिष्ट शक्तियाँ, रेजिड्यूरी पावर्स। अनुच्छेद 248 के अनुसार जो है, कौन सा अनुच्छेद? 248 के अनुसार जो विषय किसी भी सूची में नहीं है उन पर कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र जो है यानी संसद को ही प्राप्त जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1991 के एलपीजी का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एलपीजी का मुख्य उद्देश्य जो है, इसका राइट आंसर 1991 के एलपीजी यानी एलपीजी का फुल फॉर्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सुधारों का मुख्य उद्देश्य भारत को एक गंभीर आर्थिक संकट से बाहर निकालना और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के साथ जोड़कर उसकी विकास दर को बढ़ाना था। उस समय भारत के पास केवल 2 सप्ताह के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बची थी, जिसे भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट कहा जाता है। इन सुधारों के मुख्य उद्देश्यों को नीचे विस्तार से हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है पहला है उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन यानी एल। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस राज को जो है खत्म करना था। उद्देश्य की बात करते हैं, व्यवसायों को अनावश्यक सरकारी नियमों और नौकरशाही की जटिलताओं से मुक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसका इफेक्ट क्या हुआ कि अब उद्योगों को शुरू करने या विस्तार करने के लिए हर कदम पर सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं रही थी। नेक्स्ट आता है इसमें प्राइवेटाइजेशन यानी पी। इसका उद्देश्य जो है सार्वजनिक क्षेत्र यानी पीएसयूज की भूमिका को कम करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को इसका बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। उद्देश्य की बात करते हैं, घाटे में चल रही कंपनियों का बोझ कम करना और निजी निवेशक के जरिए कार्य कुशलता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके इफेक्ट क्या हुए? तो इफेक्ट जो है कई सरकारी क्षेत्रों को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया गया और विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया जो है इसमें शुरू हुई। नेक्स्ट आता है वैश्वीकरण, जिसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, जिसको जी। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकृत करना था। उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश यानी एफडीआई को आकर्षित करना और आयात निर्यात पर प्रतिबंध को जो है कम करना था। प्रभाव की बात करते हैं तो भारत में जो है विदेशी कंपनियों और तकनीकी का आगमन हुआ, जिससे जो है प्रतिस्पर्धा जो है इसमें बढ़ा और आगे जो है इसमें सुधार देखने को मिला। मुख्य लक्ष्यों का जो है सारांश, विदेशी मुद्रा बढ़ाना और जो है उस समय न्यूनतम स्तर पर जो है यह पहुंच गया था। आर्थिक विकास दर, जीडीपी में वृद्धि दर, अर्थव्यवस्था में जो है गतिहीनता को दूर करना जो है इसका मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन पर नियंत्रण, बढ़ती कीमतों को जो है काबू में लाना। आधुनिकीकरण, भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रतिस्पर्धा बनाना। इन सुधारकों के जनक उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को इन सुधारों का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। इसे राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद क्या क्या हैं? इसका राइट आंसर जो भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 62 तक मुख्य रूप से राष्ट्रपति के पद, उनकी शक्तियां और निर्वाचन प्रणाली का विवरण दिया गया है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति की विशेष शक्तियों को जो है परिभाषित करते हैं। और राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद जो है उसका डिटेल्स हम लोग आगे देखते हैं। पहला है पद और निर्वाचन, ऑफिस और इलेक्शन। अनुच्छेद 52 की बात करते हैं तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह भारत का जो है सर्वोच्च पद होता है। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में जो है निहित होगी, यह अनुच्छेद में कहा गया है 53 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी एक निर्वाचक मंडल द्वारा जिसमें संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं शामिल होते हैं, अनुच्छेद जो है यह 54 में कहा गया है। अनुच्छेद 55 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को जो है यह प्रदान करता है। नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 56 यानी राष्ट्रपति की पदावधि यानी कार्यकाल से संबंधित और यह 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 58 जो राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यताएं जैसे भारत का नागरिक होना, न्यूनतम वर्ष जो है 35 वर्ष का होना, ये सभी जो है अनुच्छेद जो है किसमें 58 में आता है।
नेक्स्ट आता है इसमें दूसरा जो है शपथ और महाभियोग, ओथ एंड इम्पीचमेंट। तो इसमें जो है अनुच्छेद 60 आता है। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है इसको दिलाई जाती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया संविधान के उल्लंघन पर पद से हटाने की विधि जो है अनुच्छेद 61 में, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें विशेष शक्तियां और अधिकार, स्पेशल पावर जो है यह राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 72 कहता है क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति किसी अपराधी के दंड को क्षमा, कम या निलंबित कर सकते हैं, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यह अनुच्छेद 74 में कहा गया है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 111, विधेयकों पर सहमति, वीटो पावर, संसद द्वारा पारित बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही जो है कानून बनता है। तो वीटो पावर अनुच्छेद 111 में कहा गया है। नेक्स्ट आता है इसमें अनुच्छेद 123, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति, जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति जो है यह कानून बना सकते हैं। तो अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति जो है, सलाह लेने की शक्ति जो अनुच्छेद 143 के तहत जो है यह प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आता है आपातकालीन शक्तियाँ, जो है इमरजेंसी पावर जो है राष्ट्रपति को क्या दिया गया है? राष्ट्रपति के पास जो है 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ जो है इसको प्रदान की गई है। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद जो है 352, अनुच्छेद 352 यह राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लगाना जो है यह भी राष्ट्रपति का पावर है। अनुच्छेद 360 जो है यह वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो है यह भी आपातकालीन शक्तियां जो है राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। आगे जो है हम लोग देखेंगे अनुच्छेद जो है कौन कौन सा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद जो है और विषय है 52 जो है यह भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया गया है। अनुच्छेद जो है 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्रदान की गई है। अनुच्छेद 123 जो है यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत प्रदान की गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद 352 जो है यह आपातकाल की घोषणा जो है अनुच्छेद 352 के तहत जो है यह शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें समुद्र के देवता को क्या कहा जाता है। समुद्र के देवता के बारे में जो है इसमें कहा गया है। तो समुद्र का देवता जो है विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में समुद्र के देवता के अलग अलग नाम है। यहाँ सबसे प्रमुख देवताओं का विवरण, हिंदू धर्म में जो है समुद्र के देवता को वरुण देव कहा गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं में वरुण को जल और समुद्र का देवता जो है यह माना जाता है। वे ब्रह्मांडीय व्यवस्था ऋतु के जो है संरक्षक भी माने जाते हैं, यानी ऋतु के। उनका वाहन जो है मकर है और उनके हाथ में पास यानी फंदा होता है। इसके अलावा भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में निवास करते हैं और हनुमान जी के प्रसंगों में समुद्र देव का उल्लेख व्यक्तिगत रूप में भी आता है। नेक्स्ट आता है यूनानी ग्रीक पौराणिक कथाएं, पोसीडोन जिसको बोला जाता है। यूनानी इतिहास में पोसीडोन समुद्र के सबसे शक्तिशाली देवता माने जाते हैं। उन्हें जो है उनके त्रिशूल यानी ट्रीडेंट के लिए जाना जाता है, जिससे वे लहरों और तूफानों को जो है नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें वे जो है ओलंपियन देवताओं में से एक है और उन्हें भूकंप लाने वाला भी देवता जो है कहा जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद।